यहाँ पर बांकू सिंह जैसे लोग जो पंजाब से आकर यहाँ पर बसे हैं, मंदिर के नाम से यहाँ पर काला धन को इकट्ठा, तो सच में यहाँ पर मैं माफिया राज को ख़त्म कर दूंगा। और अपर्णा सेन गुप्ता, गुरुदास चटर्जी, आपका उनका बेटा जो है अरूप चटर्जी विधायक बना, लेकिन अभी तक वहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। आपने देखा तो अपर्णा सेन का विरोध नहीं होता, अरूप चटर्जी का विरोध नहीं होता, तो अपना कैची छाप लेकर अपना राजनीतिक भविष्य खुद ही काट लिया। और जयराम महतो अपने आप को बोलता है कि मैं महाराण सभ्यता का आदमी, कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े। रोजगार यहाँ का स्थानीयों को नहीं दिया, एमपीएल को ही बंद करा देंगे हम। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। नमस्कार, आप सभी का एक बार हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मैं हरी आज आ चुका हूँ निरसा विधानसभा क्षेत्र में। देख सकते हैं हमारे सामने है रंजीत बावरी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके पार्टी के बारे में और क्या कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। चलिए सर, इस बार अगर आप निरसा विधानसभा में आपकी सत्ता आती है तो सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, यहाँ निरसा विधानसभा में माफिया राज चरम पर है। यहाँ पर आए दिन दलितों, शोषित पीड़ित पर अत्याचार हो रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहूँगा कि पलारपुर का घटना है, जो यहाँ पर कुछ लोग जो है दलित समाज के स्कूल में पढ़ रहे थे, उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर बावरी समाज के लोगों के साथ जैसे चिरकुंडा डुमरकुंडा का बात है, कुछ दबंग लोग डेंटल कॉलेज बनाने के नाम से यहाँ के लोगों का ज़मीन जो है लूट कर जो है उसमें अवैध रूप से कॉलेज बना रहे हैं, उनका घर धसाया जा रहा है। यहाँ पर बांकू सिंह जैसे लोग जो पंजाब से आकर यहाँ पर बसे हैं, यहाँ पर मंदिर के नाम से यहाँ पर काला धन को इकट्ठा करके वाइट मनी बनाना चाह रहे हैं, और ऊपर से यहाँ के खास निरसा के जो बावरी समाज के लोग हैं उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सत्ता में आया तो सच में यहाँ पर मैं माफिया राज को ख़त्म कर दूंगा। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक शिक्षित, सुव्यवस्थित और यहाँ पर जो अराजकता फैला है यहाँ ख़त्म हो। यहाँ पर एमपीएल आउटसोर्सिंग, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ न्याय हो। इन मुद्दों को लेकर जो मैं अगर विधायक बना तो मैं इन मुद्दों पर विशेष रूप से काम करूँगा। निरसा में आपको अभी तक क्या कुछ विकास देखा? कुछ विकास नहीं। अभी मैं पास के ही गांव में, यहाँ पर आदिवासी गांव है निरसा प्रखंड अंतर्गत साहेबडंगा, वहाँ पर इतना बार अपर्णा सेन गुप्ता, गुरुदास चटर्जी, आपका उनका बेटा जो है अरूप चटर्जी विधायक बना, लेकिन अभी तक वहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय गोपीनाथपुर में कुछ लोग ने वोट का बहिष्कार किया था, है ना। चहुमुखी विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। आज के इस परिस्थिति में लोग चांद तारे में जा रहे हैं। साइंस इतना डेवलप कर चुका है, इतना सारा विधायक फंड, सांसद सब फंड मिलता है, इतना सारा ये लोग अवैध रूप से कोयले से उगाही करते हैं, इतना सारा ये लोग एमपीएल से चंदा लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करता है। मैं यह भी सवाल खड़ा करूंगा कि जितने आउटसोर्सिंग है या एमपीएल कंपनी है, सीएसआर जो फंड होती है वो कहाँ जाता है, कहाँ प्रयोग करते हैं ये लोग। कि अगर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो भी उसका दायरा है रेडियस में डेवलपमेंट का काम है वो नहीं कर पाते हैं, तो किनका डेवलपमेंट करते हैं ये लोग। ये भी एक जांच का विषय है। अगर मैं विधायक बनूंगा तो इन सभी चीज़ों का मामला जो है विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। आपके सामने अभी 3 बड़े चेहरे हैं ट्रिपल ए, निरसा के ट्रिपल ए, अपर्णा सेन गुप्ता, अशोक मंडल और आपका अरूप चटर्जी। इन तीनों से आप कैसे मात देंगे? ये तीनों को मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये बड़े चेहरे नहीं है। अगर बड़े चेहरे होते तो अपर्णा सेन का विरोध नहीं होता, अरूप चटर्जी का विरोध नहीं होता, और अशोक मंडल के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। वो तो अपना कैची छाप लेकर अपना राजनीतिक भविष्य खुद ही काट लिए हैं। पैसे का खेल है। जयराम महतो जो 1932 का खतियान का बात बोलता है, भाषा संस्कृति का बात बोलता है और दलित समाज को ठगने का काम करता है। ये एक तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग का इतिहास, मैं बावरी समाज से हूँ, चुआड़ विद्रोह, राण सभ्यता, राण अंचल का बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राण सभ्यता का एक समय अपना एक देश हुआ करता था। जल जंगल ज़मीन से लड़ाई लड़ने के लिए 3000 साल यानी 327 ईसा पूर्व से ये लोग लड़ते आए हैं, अलेक्जेंडर के समय, सिकंदर के समय से। और
1753 से लेकर 1816 तक अंग्रेज़ों से अलवर्दी खान से रानी शिरोमणि थी, उस समय से लड़ाई लड़ते आया 1816 तक, यानी 63 सालों तक ये लड़ाई बावरी समाज लड़ा। और राण देश का अपना एक भाषा है, राण भाषा, राण सभ्यता का। और जयराम महतो अपने आप को बोलते हैं कि मैं राण सभ्यता का आदमी हूँ। तो आप कहीं खोट्ठा बोलते हैं, कहीं कुरमाली बोलते हैं, कहीं सादरी बोलते हैं। आप जिस सभ्यता का दावेदारी करते हैं, जिस संस्कृति का दावेदारी करते हैं, आप उसका तो भाषा ही नहीं बोलते, आप खुद नहीं जानते हैं। वो तो चाची मान टाड़ कर रहने वाला है। आप बोलिए कि अगर आप अपने आप को राण सभ्यता का लोग साबित करना चाहते हैं तो राण भाषा क्या जानते हैं आप? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे बावरी समाज का भी जो यहाँ पर बहुसंख्यक है इस विधानसभा में, ये निर्णायक वोट है और आने वाले दिनों में तय करेगा बावरी समाज की निरसा का विधायक कौन होगा। यह बहुजन समाज आज इकट्ठा हो गया है। बहन मायावती जिस तरह से केंद्र में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है, अपने सत्ता और शासन में जिस तरह से यूपी में दलितों को सुरक्षा दिया है, आदिवासियों को सुरक्षा दिया है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दिया है, बहुजन समाज पार्टियों को सुरक्षित किया है, उन्हीं के तर्ज पे मैं इस विधानसभा में अल्पसंख्यक, दलितों, पिछड़ों और सबको ठीक करने का काम करूंगा, शिक्षित करने का काम करूंगा, रोजगार के लिए काम करूंगा। रोजगार, पानी और शिक्षा के लिए निरसा विधानसभा में आपको अभी तक क्या विकास देखा? अगर आपकी सत्ता आएंगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं वादा करके आया हूँ आज उनसे कि आज मैं वादा करके आया हूँ उन आदिवासी समाज से कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहला काम प्राथमिकता होगा कि मैं आपके लिए पानी का व्यवस्था करूंगा। और दूसरी बात कि जितने भी यहाँ दलित, शोषित, पीड़ित या गरीब के बच्चे हैं, पहले तो उसको इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल में पढ़ाने का काम करूँगा। जिस दिन वो पढ़ लिख लेंगे, 1 रुपया चावल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस दिन वो पढ़ लेंगे, उसको किसी का पेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, शिक्षित होगा, खुद नौकरी करेगा, अपने परिवार का सर्वांगीण विकास करेगा। ये लोग न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसी चीज़ में कमी नहीं होगा। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुजन समाज पार्टी बोलती है कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस तर्ज पर जो है हम विधानसभा में, निरसा विधानसभा का विकास करने का काम करेंगे। बेरोजगारी पर कैसे काम करेंगे आप? अब बेरोजगारी पे इसके लिए इतना यहाँ आउटसोर्सिंग है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोजगार दिलाएंगे। यहाँ के लोग आज जो भी निरसा के स्थानीय लोग हैं, धनबाद हाजिरी खटने जाते हैं, हाजिरी काम करने जाते हैं। मगर निरसा के युवा लोग अभी बाहर प्लान कर रहे, कोई बेंगलुरु में कुरकुरे फैक्ट्री में काम कर रहा है। निरसा के युवाओं को क्या निरसा में रोजगार मिलेगा? 90% जो रोजगार है यहाँ के स्थानीयों को देना पड़ेगा। अगर 90% रोजगार यहाँ का स्थानीयों को नहीं दिया, MPL को ही बंद करा देंगे हम। यहाँ के ज़मीन लिया, अशोक मंडल यहाँ ज़मीन दिलाया, न यहाँ रोजगार दिलाया ज़मीन के बदले में, न मुआवजा दिलाया, ऊपर से छाई फैक्ट्री का टेंडर ले लिया वो, है ना। तो ये लोग का राजनीतिक और आर्थिक गठजोड़ है। अपर्णा सेनगुप्ता, अशोक मंडल और अरूप चटर्जी का, ये लोग राजनीतिक गठजोड़ करके MPL से पैसा अपर्णा भी लेते हैं, अरूप भी लेते हैं, अशोक मंडल लेते हैं। जब उस कंपनी से पैसा लेंगे तो फिर यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का रोजगार का कैसे बात करेगा ये लोग। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं विधायक बना तो 90% लोग यहाँ का स्थानीय नहीं होंगे, तो मैं बंद कर दूँगा MPL को और आउटसोर्सिंग कंपनी को यहाँ को। मैं सुबल दास, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, अभी जोनल के प्रभारी हैं। आज निरसा विधानसभा के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री रंजीत बावरी जी हैं, इनके समर्थन में यहाँ चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इनके समर्थन में यहाँ पर आज हजारों युवा उपस्थित होकर इन्हें जिताने का संकल्प लिया। जिताने का संकल्प इसलिए लिया कि आज तक वो ठगाते गए हैं। यहाँ के जितने भी अभी तक विधायक बने, जनप्रतिनिधि बने, सभी लोग अपना जेब भरने का काम किया, घर बनाने का काम किया, दूसरे का कुछ करने का काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज भी हम लोग जो सैकड़ों गांव अभी तक घूमे, वहाँ पर पानी का समस्या है। वहाँ पर जो बहुसंख्यक दलित समाज के जो लोग हैं, SC ST, उसका घर आज भी मिट्टी का और खपरेल का है। देख के तो ऐसा लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो 3 अंचल पड़ता है, एक चिरकुंडा नगर पंचायत पड़ता है, यहाँ पर इंदिरा आवास, अबुआ आवास, मुख्यमंत्री आवास जैसा योजना शायद नहीं आया, ऐसा महसूस हुआ।
अब सवाल है कि अगर आया तो कहाँ चला गया, तो ये बहुत दुख की बात है। यहाँ पर जो बहुसंख्यक जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज, इसके हालात बहुत ही दयनीय है। ये लोग आज भी अपने बुनियादी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर आए दिन जो है इन तबके के जो महिलाओं पर अत्याचार की अगर बात करें तो बहुत ही अमानवीय तरीके से अत्याचार होता है। रेप, गैंगरेप की घटना घटते रहती है। यहाँ पर माफियाओं का तांडव है। यहाँ पर एमपीएल जैसे और भी जो क्षेत्र है, आउटसोर्सिंग कांटाघर, यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, इसलिए लोगों में गुस्सा है और लोग बदलाव के मूड में है। जनता ठान चुकी है कि यहाँ पर जो 3 से जो स्थापित नेता हैं, ए से, ठीक है ना, तीनों को चोट देगा, दरकिनार करेगा और विकल्प के रूप में रंजीत बावरी जी, जिसका हाथी चुनाव चिन्ह है 2 नंबर ईवीएम पर, उन पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएगा। सर, आपके सामने जो बड़े चेहरे के बारे में बात बताए थे, अभी निरसा में आप इन 3 बड़े चेहरे में आपको क्या विकास देगा? 2 अभी तो विधायक थे, अरूप चटर्जी और अपर्णा सेनगुप्ता, इनके कार्यकाल में आपको क्या विकास देगा? देखिए, कह तो रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं जनता का काम किया, क्षेत्र का काम नहीं किया। ये लोग को कंपनी, कारपोरेट घराने चंदा देकर इन्हें चुनाव जो है लड़ा रही है और रंजीत बावरी जी को समाज, बहुजन समाज आर्थिक सहयोग करके चुनाव जो है लड़ा रही है। ये लोग जो आप जिनका बात कर रहे हैं, वो लोग धन बल, बाहुबल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि रंजीत बावरी जन बल के माध्यम से चुनाव जो है लड़ रही है। अगर यदि वो लोग उतना ताकतवर होता तो अकेले पार्टी से वो लोग जो है लड़ के देखे। वो लोग एक तरफ जो है एनडीए आपका 28 दलों को मिलकर बना है, तो एक तरफ आपका इंडी गठबंधन 38 दल मिलकर बना है। हम तो चैलेंज करते हैं कि से अगर यदि ऐसे लोगों में अगर दम है तो जिस तरह से स्वतंत्र तरीके से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, जो है रंजीत बावरी जी लड़ रहे हैं, वो लोग भी स्वतंत्र रूप से जो है अपने पार्टी से आवे हैं। ऐसे भी जो है कि हम लोग देख रहे हैं पूरे चारों तरफ से जिस तरह का परिवर्तन की हवा है, लोग चाह रहे हैं, इनके सामने सभी फीका है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी जो है कि जीत रहे हैं और आज देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो है, जो देश की सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से 4 बार रह चुकी मुख्यमंत्री है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिसे आयरन लेडी के नाम से लोग जानते हैं, वो झारखंड की धरती पलामू में आज विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किए और उन्होंने जो है यहाँ के सभी प्रत्याशियों को, बसपा प्रत्याशियों को जिताने का जनता से जो है अपील किए हैं और निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर सीट जीत रहे हैं और हमारी बगैर किसी की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। आप लोग जनसंपर्क कैसे करें, लोगों को जनसंपर्क और कैसे भरोसा दिला रहे हैं आप लोग? हम लोग विकास के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं। जैसे हमारा रंजीत बाबू हैं, उसको हम लोग जिस गांव में गए कि उसी गांव में विकास नहीं है, वो लोग जनसंपर्क करने जाते, क्या बात होते हैं लोगों में आपसे? हर जगह अभी इंदिरा आवास का भी भैया बोले हैं, इंदिरा आवास का बात रहा, पानी का समस्या है, रोजगार का समस्या है। हमारा निरसा क्षेत्र का आदमी पलायन हो रहा है। जो मेरे बगल में एमपीएल हैं, आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, एक भी हमारा निरसावासी को काम नहीं मिला। इसीलिए इस बार हम लोग ठान लिए हैं, मेरे समाज की ओर से बहुजन समाज पार्टी के सब कार्यकर्ता ठान लिए हैं, इस बार हम लोग निरसा में बदलाव चाहते हैं और रंजीत बाबू का निरसा का धरती पर एमएलए के रूप में हम लोग देखने चाहते हैं। क्या लगता है रंजीत जी कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लाखों वोट होगा एकदम रंजीत बाबू का पक्ष में। हम लोग हर गांव में समर्थन हम लोग को मिल रहा है। हर गांव में माता बहनों ने तो पूरा समर्थन हम लोग को दे रहे हैं, रंजीत बाबू का आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपसे एक सवाल पूछना है। अभी आप कुछ देर पहले बताए थे भ्रष्टाचारी अगवा आवास के लिए, क्या निरसा क्षेत्र में जो अगवा आवास के लिए भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, क्या ये कभी कम होगा? नहीं, ये देखिए, अभी भी आप क्षेत्रों में जाइए, अब वो आवास के लिए अलग से दलाल बैठे हुए हैं।
उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और सेलेक्टेड लोगों को, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता है ना, उन लोग के माध्यम से अबुआ आवास दिया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि यह कोई सामाजिक या सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत कार्यक्रम था। मेरा कहना है कि जो भी योजना चलाएं हेमंत सरकार, अभी अबुआ आवास हो या फिर ये जो पेंशन वाला जो मसला है ना, तो आप सरकार रहने से पहले इसका शुरुआत क्यों नहीं की है? मैया सम्मान भी दे रहा है। हाँ, मैया सम्मान योजना जो है वो उसे इतना गोगो दीदी देंगे, वो सब चुनाव के पहले ये लोग घूस दे रहा है, उसको बोलते हैं सरकारी घूस। कि एक तो चुनाव के समय दिया जाता है, ये लोग चुनाव के सब पहले ही सरकारी घूस दे दिया है लोगों को कि हम घूस दे रहे हैं, हज़ार रुपया, हमको वोट चाहिए। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे रहे हैं ये लोग। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि घूस दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग घूस दे रहे हैं। अगर आपको इतना ही मैया सम्मान योजना का ये चिंता था, दीदी गोगो का योजना था, मैं बोलता हूँ कि झारखंड में 39% जो रिसोर्सेस है पूरे देश का यहाँ पर है। अगर आप डेवलपमेंट करते, काम करते, लूट नहीं होता, विकास होता, बीजेपी के समय हाथी नहीं उड़ता है ना, हेमंत सरकार ईडी के गिरफ्त में नहीं आते है ना, आप चले जाइए, आप किसी का भी सरकार रहे, मधु कोड़ा का मसला है, ठीक ना, तो मैया सम्मान योजना का और ये सब योजना का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इतना सक्षम है झारखंड कि हर घर में मकान होता, नौकरी होता, हर आदमी यहाँ पर करोड़पति होता। ये सब जो है एक राजनीतिक एजेंडा है, चुनाव के पहले ये सब एजेंडा है। क्या मोदी सरकार ने जो वादा किया था काला धन वापस आया? क्या हेमंत सरकार ने बोला था कि हमको 5 लाख नौकरी देंगे, क्या दिया? तो इस तरह से अबुआ आवास आप देख लीजिएगा कि जैसे ही ये चुनावी ख़त्म होता है उस तरह से ये जो दीदी योजना है, मैया सम्मान योजना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि किस योजना झारखंड सरकार अभी कर्ज में है, ठीक। तो जिस तरह से नेता चुनाव से पहले जो वादा करते हैं, क्या आखिरकार वो वादा चुनाव के बाद देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको जो है, जो भी चुनावी एजेंडा है, आपको नाप तोल कर रखना चाहिए। मान के चलिए कि झारखंड में आखिर इतना संपदा होते हुए लूट कैसे? अगर यहाँ पर लूट नहीं होता, कोयला चोरी नहीं होता, लोहा चोरी नहीं होता, इतना बड़ा प्लांट है, सब कुछ है, ठीक। तो अगर आपके पास पैसा होता तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत ही क्या पड़ता? ज़रूरत नहीं था इन सभी चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से ये सब चुनावी एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए ये सब राजनीतिक हथकंडा है। ये सब निरसा को लालगढ़ माना जाता है, उसके बाद फिर बीजेपी का सरकार रहा। आपके सामने इतने बड़े बड़े चेहरे, कैसे मात देगी आपकी पार्टी? बस हम निरसा विधानसभा के लोगों से यही अपील करेंगे कि बहुत बार आपने वोट किया, इस बार आप स्वास्थ्य के नाम पे वोट करें, इस बार आप शिक्षा के नाम पे वोट करें, इस बार आप स्कूल के नाम पे वोट करें, अपने विकास के नाम पे वोट करें। ये हमारी विधानसभा से निरसा से अपील है। चलिए, क्या विकास देखा निरसा और क्या विकास नहीं देखा? विकास दिखता तो फिर रंजीत बावरी को आने की जरूरत क्या पड़ती है? तब तो जो लोग हैं वही काफ़ी हैं। कोई विकास। रंजीत बावरी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये कर्मठ और बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं और यहाँ पर जो हमारा बहुजन समाज आगे जो पिछड़ापन है उसको इन्हें अपने जो विचारधारा है, महापुरुषों का विचारधारा से वो ये ठीक करेंगे, यही हमारा जो है इनके ऊपर अपेक्षा है। किन विचारधारा से काम करेंगे? हमारे जो महापुरुषों का जो विचारधारा है, हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू करना, यहाँ पे बिरसा मुंडा जी, दिग्पति बावरी जी जो हमारा स्वतंत्र सेनानी थे, उनका जो मूल यहाँ पे हम लोग को जो बहुल संख्यक आदमी जो पलायन कर रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं है, वो सब रोजगार देके यहाँ उसी विचारधारा से काम किया गया। जितना जिसका हिस्सेदारी उतना इसका भागीदारी देके यहाँ पे उनका काम करेंगे। और आपका जो जेल कैंप के जयराम महतो 1932 के खतियान के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, क्या ये कभी लागू हो पाएगा? बिल्कुल लागू हो पाएगा, लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट का जो ये है ना, उसको ये लोग को स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ठीक से। 1932 को बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता 1932 को बहिष्कार। तो बीजेपी का मतलब है बाहरी जनता पार्टी। बीजेपी यहाँ का लोकल पार्टी तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने ये साबित कर दिया। रघुवर दास छत्तीसगढ़ का था,
उसको मुख्यमंत्री बनाया। अमर कुमार बावरी आपका बंगाल का है, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो पक्ष में भी रहते हैं तो बाहरी को बनाते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं तो बाहरी को बनाते हैं। तो बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता कि यहाँ स्थानीय लोगों के लिए कुछ करे। जहाँ तक 1932 का मामला है तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को हक मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, शिक्षा में भी अधिकार मिलना चाहिए, सब कुछ भी मिलना चाहिए। आपका स्थानीय नीति क्या रहेगा? देखिए, मेरा स्थानीय नीति रहेगा कि जो बहुजन समाज का जो विकास है, जैसे कि यहाँ खतियान के आधार पर यहाँ पर भाषा संस्कृति को भी पैमाना बनाया जाए। यहाँ पर जातिगत जो जनगणना हुआ है पहली बार, उसको जातिगत सूची को भी आधार पैमाना बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ शेड्यूल कास्ट को विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास भूमि विहीन है। बहुत लोगों का यहाँ पर जाति नहीं बन पाता है, जिनके कारण वो आरक्षण से वंचित रह जाते हैं, नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक नीति बनना चाहिए जो शोषित, वंचित, दलित, पीड़ितों सबको लेके चले। उसमें से मूल है भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची को लेकर। मेरा व्यक्तिगत विचार है। भ्रष्टाचार पे कैसे काम करेंगे इस बार? भ्रष्टाचार पे निश्चित तौर पे अगर मैं विधायक होऊंगा तो मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, पुरजोर उठाऊंगा। इस मामले को लेकर मेरा निरसा में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी प्रशासन है, उसको मजबूत करने का काम करूंगा, ब्लॉक को मजबूत करने का काम करूंगा। डीसी ऑफिस, विधायिका में इतना पावर है कि वो अगर चाह ले तो पूरा निरसा का विकास हो सकता है, क्योंकि इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि निरसा का क्या परिस्थिति है। ये 3 लोगों को हटाना पड़ेगा, ये 3A को हटाना पड़ेगा, अरूप, अपर्णा और अशोक मंडल को हटाना पड़ेगा, तभी संभव है यहाँ का विकास। क्योंकि जब तक MPL जैसे बड़े कंपनियों से, आउटसोर्सिंग जैसे बड़े कंपनियों से ये लोग लेवी लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक यहाँ के लोगों का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि ये लोग जो जनप्रतिनिधि है, उनको जनता का मुद्दा उठाना चाहिए, तो ये लोग लेवी लेकर सेटलमेंट होकर ये लोग चुप मार देते हैं। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और निरसा विधानसभा किसकी विधायक बननी चाहिए और झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू।